वीडियो में हम जावा के कुछ इंटरव्यू बेस्ड, कुछ वाइवा बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे। देखो क्वेश्चंस बड़े ही सिंपल दिखेंगे आपको, हो सकता है आपको क्वेश्चंस बड़े ही सिंपल दिखें, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चंस है जिनका अक्सर स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स जो है वो गलत जवाब दे देते हैं। या हम ये बोल सकते हैं कि ये जो क्वेश्चंस है वो क्या है, थोड़े मिथ बस्टिंग क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। कुछ में देखो कुछ चीजें आपको कंट्रोवर्शियल भी लग सकती है, कुछ चीजें आपको सिली भी लग सकती हैं। तो जहां पे भी देखो आपको सिली लग सकती है, लेकिन ये जो सीरीज है ये हमारा चैनल किसके लिए, बिगनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है। और काफी स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है, मुझे पता है कि उनको नहीं पता होती हैं ये चीजें। और जो चीजें आपको लगे कंट्रोवर्शियल तो प्लीज यहाँ पे आप डिस्कशन कमेंट में कर सकते हैं, ठीक है। इसकी शुरुआत करते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन आता है वो ये आता है system.out.println, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आता है कि system.out.println में आउट का मीनिंग क्या होता है। अब आपको लगेगा ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन मैं ये आपको पहले ही बता देती हूँ, अक्सर स्टूडेंट से अगर जिन्होंने जावा पढ़ रखी है उनसे अगर आप पूछो कि इसमें आउट का मीनिंग क्या होता है, इस लाइन में system.out.println में आउट का मीनिंग क्या होता है, तो उनका रिप्लाई आता है कि आउट जो है वो ऑब्जेक्ट है। और ठीक है, ऑब्जेक्ट तक तो बहुत ही सही रिप्लाई है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट किसका है, सिस्टम का ऑब्जेक्ट है। अब आप खुद सोचिए, यहाँ क्लास का नाम और यहीं पे उस क्लास के ऑब्जेक्ट का नाम, हाउ इज इट पॉसिबल। आपने एक क्लास बनाई है ए नाम की, ठीक है। अब उसके अंदर मान लिया कि कोई सा भी मेथड है शो नाम से, ओके। अब आपको इस शो नाम के मेथड को कॉल करना है, तो ठीक है आप ए का ऑब्जेक्ट बनाओगे, लेकिन क्या कुछ ऐसा लिखोगे ए देन डॉट ए का ऑब्जेक्ट और फिर आप क्या शो को कॉल करोगे, ऐसा तो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है। लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स का रिप्लाई आता है कि आउट सिस्टम का ऑब्जेक्ट है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो आउट ऑब्जेक्ट एक प्रिंट स्ट्रीम नाम की क्लास का क्या है, ऑब्जेक्ट है। देखो किस तरह से, तो मैं थोड़ा सा आपको एक डायग्राम बना के क्लियर करती हूँ कि ये एक्चुअली है क्या। एक प्रिंट स्ट्रीम नाम की क्लास है, किस नाम की क्लास है, प्रिंट स्ट्रीम नाम की क्लास है, ओके। अब इस प्रिंट स्ट्रीम नाम की क्लास के अंदर, इस प्रिंट स्ट्रीम नाम की क्लास के अंदर कुछ मेथड्स हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन उन मेथड्स में ही एक है हमारा प्रिंट मेथड और दूसरा कौन सा है, हमारा println मेथड। एक्चुअली प्रिंट ये जो उसको ओवरराइड करता है वगैरह, मतलब एक है हमारा प्रिंट और दूसरा क्या है, println मेथड है, ठीक है ना। अब हमें अगर इस क्लास के मेथड्स को कॉल करना है तो इसका मतलब ये जरूरी है कि हमें इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, बट वी आर नॉट अलाउड टू डू दैट। हम उसके इस क्लास के ऑब्जेक्ट को हम नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो अब आती है एक सिस्टम नाम की क्लास। कौन सी क्लास आती है, अब एक सिस्टम नाम की क्लास है, ठीक है, जिसके अंदर इस प्रिंट स्ट्रीम के क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाया गया है। देखो जैसे नॉर्मली हम नहीं लेते किसी क्लास के अंदर लेते हैं इंट ए इंट बी, तो वो उस क्लास के क्या हो जाते हैं, मेंबर्स हो जाते हैं, उस क्लास की फील्ड्स हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। उसी तरह से यहाँ पे भी इस क्लास की भी एक फील्ड है, इस क्लास का भी एक मेंबर है जो कि क्या है, आउट है। अब ये आउट कोई इंटीजर नहीं है, कोई स्ट्रिंग नहीं है, ये आउट क्या है, रेफरेंस है। किसका रेफरेंस है, प्रिंट स्ट्रीम का एक रेफरेंस है, ठीक है। किसका ऑब्जेक्ट है, प्रिंट स्ट्रीम का रेफरेंस है, ठीक है ना। और ये किस टाइप का है, पब्लिक स्टैटिक फाइनल टाइप का है। अभी मैं सिर्फ इसके आगे क्या लगा रही हूँ, स्टैटिक लगा रही हूँ, ठीक है ना। अब ये किस टाइप का है, स्टैटिक टाइप का है। जब हमारा प्रोग्राम रन होता है ना, उस टाइम पे ये प्रिंट स्ट्रीम के किसी ऑब्जेक्ट को क्या करने लग जाता है, पॉइंट करने लग जाता है। तो ये तो थोड़ी सी डिटेल की चीजें हो गई, ठीक है ना। तो उस टाइम पे ये ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो कुल मिला के हम कह क्या सकते हैं, ये प्रिंट स्ट्रीम का क्या है, एक रेफरेंस है, ठीक है ना। अब प्रिंट स्ट्रीम का अगर ये रेफरेंस है तो ऑब्वियसली इसकी हेल्प से हम प्रिंट को, println को कॉल डेफिनेटली कर ही सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो ये क्या है, सिस्टम क्लास का एक क्या है, मेंबर है, ओके। तो हम जैसे किसी क्लास का नाम लिया और फिर उसके मेंबर्स को इस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। अब आपको लगेगा नहीं हम क्लास के नाम से थोड़ी ना एक्सेस कर सकते हैं, हम तो ऑब्जेक्ट के नाम से कर सकते हैं। लेकिन मान लिया यही एक क्या है, स्टैटिक टाइप का है, तो हम क्लास के नाम से इसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो हम हमारी क्लास सिस्टम की हेल्प से इसके आउट नाम के मेंबर को एक्सेस करते हैं और फिर आउट की हेल्प से हम इसके जो मेथड से println उनको क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह का क्या होता है, सीन होता है, ठीक है। तो ये तो हुआ पहला कि system.out.println में ये आउट किसको स्टैंड करता है, तो ये चीज आपको क्लियर हो जाती है, ठीक है। अब आता है हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरा हमारा टॉपिक आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है पॉइंटर्स इन जावा, कि क्या जावा में पॉइंटर्स होते हैं या नहीं होते हैं।
तो ऐसा साफ मना कर दिया जाता है कि जावा में पॉइंटर्स नहीं होते क्योंकि वो सेफ नहीं होते। सेफ नहीं होते वहां तक तो हमने मान लिया, लेकिन एक बात बताइए, जब हम कोई सा ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, लाइक क्लास का नाम है ए, ठीक है, उसका मैंने इस तरह से कुछ ऑब्जेक्ट क्रिएट किया न्यू और फिर ए, तो होता क्या है, इस ए को मेमोरी मतलब इस ए का एक ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है, और फिर हमारा ये जो स्मॉल ए, या मान लिया ये ओबीजे, इसका नाम क्या है, ओबीजे है, ठीक है। अब ये ओबीजे क्या करने लग जाता है, हम बोलते तो ये है कि ये क्या कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब नाम इसका रेफरेंस दे दिया गया है, ठीक है, लेकिन ये कर क्या रहा है, पॉइंट कर रहा है। पॉइंटर्स की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, तो क्या पढ़ी थी कि ये स्पेशल काइंड ऑफ वेरिएबल्स होते हैं जो क्या करते हैं, किसी और वेरिएबल को, किसी और टाइप को क्या करते हैं, पॉइंट करते हैं, ठीक है, एड्रेस स्टोर करते हैं, ठीक है ना। पॉइंटर्स की भी डेफिनेशन तो यही थी। अब देखो पॉइंटर्स जो हमने सी में, सी प्लस प्लस में हमने सी की बात करते, सी में जो पॉइंटर्स पढ़े थे उनमें एक फीचर था, क्या था कि हम उन पॉइंटर्स की हेल्प से एड्रेस को देख सकते थे, हम उस एड्रेस पर जाके चेंजेस कर सकते थे, हम पॉइंटर अरिथमेटिक कर सकते थे। लेकिन क्या पॉइंटर की डेफिनेशन में कहीं भी मेंशन है कि पॉइंटर की ये सारी चीजें करना जरूरी होती है? एक पॉइंटर तभी पॉइंटर कहलाएगा जब यूजर उसको देख सके, जब यूजर उसकी हेल्प से एड्रेस को देख सके, जब यूजर उस पे अरिथमेटिक परफॉर्म कर सके। ऐसा तो कहीं पे भी डिफाइन नहीं है। तो जो पॉइंटर की डेफिनेशन होती है उस पे तो ये क्या हो रहा है, खरा उतर रहा है। कौन, हमारा ये ओबीजे, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है। अब ये बात अलग है कि जेवीएम क्या करती है, पूरी मेमोरी को मैनेज करती है, इनकी लोकेशन को चेंज एंड ऑल कर सकती है, लेकिन तो भी ओबीजे इसी को पॉइंट करेगा, किसी और को जाके तो पॉइंट नहीं करने लग जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के ये पॉइंट तो कर रहा है। हम ये तो बोल सकते हैं कि ये ओबीजे किसको पॉइंट कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, भले इसका नाम रेफरेंस है। भले ही जावा में पॉइंटर्स को एब्स्ट्रैक्ट कर दिया गया है, मतलब कि पॉइंटर्स को एक्सपोज नहीं किया गया है कि आप एड्रेस को, मेमोरी के एड्रेस को देख सको, अरिथमेटिक परफॉर्म कर सको, लेकिन ये सारी डेफिनेशंस पॉइंटर में आती भी नहीं है। सी जैसे आपको पॉइंटर, सी प्लस प्लस जैसे पॉइंटर्स आपको यहां नहीं मिलेंगे, लेकिन हम ये बोल सकते हैं ये पॉइंटर तो है, ठीक है। इसी से देखो, मैंने लिस्ट में नहीं लिखा था, एक और क्वेश्चन आ जाता है कि क्या जावा जो है वो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है? तो अक्सर स्टूडेंट्स का जवाब आता है हाँ, जावा क्या है, प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। लेकिन जावा को हम हाईली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बोल सकते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स को लगेगा ये तो बड़े ही बेसिक क्वेश्चंस हैं, तो मैंने एक पोल करवाया था मेरे चैनल पे जिसमें पूछा था कि जावा 100% दैट इज प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है या हाईली है? तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का रिप्लाई यही था कि जावा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। देखो, प्योर का मतलब होता है 100% प्योर, ठीक है, और हाईली का मतलब होता है कि काफी हद तक वो क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, क्योंकि हमारा एवरीथिंग इज इनसाइड अ क्लास, क्योंकि हमारा मेन भी किसके अंदर है, क्लास के अंदर है, इसीलिए बोला जाता है। लेकिन अगर हम इन बिल्ट इन ये प्रिमिटिव्स की बात करें, इंट, फ्लोट, मैं यहाँ पे कैपिटल नहीं लिख रही हूँ, फ्लोट का एफ क्या है, स्मॉल है, ठीक है। तो इन प्रिमिटिव्स की बात करें तो ये ऑब्जेक्ट्स नहीं है। हाँ ठीक है, इनकी रैपर क्लासेस भी हैं, लेकिन ये इस तरह से भी क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो हम जावा को हाईली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भले ही बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो आता है, नेक्स्ट देखो, अब ये क्या है, थोड़ा सा आपको आउटपुट बताना है इसका देख के, ठीक है। इस तरह के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसका आउटपुट मुझे बताना है। यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन है, ठीक है, यहाँ पे सारे कैपिटल दिख रहे हैं, अदरवाइज सिंटेक्स तो आपको पता ही है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 10 + 20 + जावा लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जावा + 10 + 20 लिखा हुआ है। अब ऑब्वियसली आपको लगेगा कि दोनों का रिप्लाई, मतलब एक में 30 जावा आ जाएगा, दूसरे में जावा 30 आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस वाले का जो आउटपुट है वो आएगा 30 जावा, ठीक है, लेकिन जो दूसरा वाला सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन है उसका जो जवाब आएगा, मतलब उसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा जावा 1020। ऐसा क्यों? तो यहां पर देखो, सी जावा का जो फंक्शन कॉल मैकेनिज्म वो लेफ्ट टू राइट होता है। तो पहले 10 इवेल्युएट, पहले 10 को ऑब्जर्व किया गया, फिर 10 + 20, दोनों इंटीजर्स हैं, दोनों इंटीजर्स का रिजल्ट क्या आया है, 30 आया। फिर इंटीजर प्लस स्ट्रिंग, तो यहाँ कॉन्केटनेशन होगा, कॉन्केटनेशन होगा तो क्या आएगा, आउटपुट 30 जावा आएगा। लेकिन इस वाले केस में पहले क्या मिली है, एक स्ट्रिंग मिली है, स्ट्रिंग और इंटीजर में क्या होगा, कॉन्केटनेशन होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, जावा 10 आएगा, ठीक है। इसके बाद में अगेन ये क्या बन गई, एक स्ट्रिंग बन गई, इस स्ट्रिंग में अगेन 20 कॉन्केटनेट होगा, तो क्या आ जाएगा आउटपुट, जावा 1020 क्या आएगा, आउटपुट आएगा, ठीक है ना। अब इसी तरह से बहुत सारे आपको आज क्वेश्चंस मिलेंगे। क्वेश्चन है इक्वल्स टू वर्सेस इक्वल्स टू। सीधा सा एक आपसे मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, अगर हमने यहाँ पे लिखा है इंटीजर, ठीक है, a इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे 29 दे दिया, ओके। इसी तरह से मैंने क्या दे दिया, इंटीजर, और फिर मैंने दे दिया b इज इक्वल्स टू 29 दे दिया, ठीक है।
अब अगर मैं यहां पर लगाती हूं इफ a इज इक्वल्स टू b, तो आपको क्या लगेगा, इसका आंसर ट्रू आना चाहिए, बट इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं लिखवाती हूं a डॉट इक्वल्स b, एक्चुअली स्ट्रिंग्स में यूज होगा, अभी के लिए हम इसको देखते हैं, इफ a इज इक्वल्स टू b, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आउटपुट क्या आने वाला है, फॉल्स आने वाला है। अब आप इनकी वैल्यूज क्या है, सेम है, लेकिन ये दोनों क्या करते हैं, इक्वल्स टू क्या करता है, ये चेक करता है कि क्या दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो सेम मेमोरी लोकेशन को क्या कर रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं क्या। तो यहां पर a को मेमोरी अलग मिली है, b को मेमोरी अलग मिली है, इसीलिए यहां पे a और b सेम लोकेशन को पॉइंट नहीं कर रहे हैं, इसीलिए a इज इक्वल्स टू b क्या आएगा, फॉल्स आएगा, ठीक है। हम स्ट्रिंग्स के केस में इसको ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। सपोज मैंने एक बार यहाँ पे कुछ लिखा है स्ट्रिंग और फिर यहाँ पे लिख दिया है s इज इक्वल्स टू हेलो लिख दिया, ठीक है। इसी तरह से मैंने एक और स्ट्रिंग, इसका नाम s1 है, ठीक है, एक और स्ट्रिंग मैंने ली है स्ट्रिंग s2 इज इक्वल्स टू, अगेन मैंने हेलो लिख दिया, ओके। अब मैंने एक और स्ट्रिंग बनाई s3 इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे लिखा है न्यू और फिर वापस से लिखा मैंने स्ट्रिंग, मतलब जिस तरह से हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं देन कंस्ट्रक्टर का यूज करके मैंने उसको हेलो से इनिशियलाइज कर दिया। इसी तरह से सेम वे में मैंने s4 भी इसी वे में क्रिएट की और उसमें भी क्या दिया है, हेलो से उसको इनिशियलाइज कर दिया है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे लिखते हो s1 इज इक्वल्स टू s2 और s1 डॉट इक्वल्स s2, तो s1 डॉट इक्वल्स s2 का जो आउटपुट है वो तो नेसेसरीली क्या आने वाला है, ट्रू ही आने वाला है, क्योंकि डॉट इक्वल्स क्या दिखता है कि क्या दोनों की वैल्यू सेम है। इसी तरह से s3 डॉट इक्वल्स s4 का आउटपुट भी क्या आएगा, ट्रू ही आएगा, क्यों, क्योंकि दोनों की जो वैल्यू है वो क्या है, सेम है, ठीक है। लेकिन अगर मैं लिख रही हूं s1 इज इक्वल्स टू s2 और फिर मैं लिख रही हूं s3 इज इक्वल्स टू s4, तो ये गारंटी है कि इसका जो आउटपुट आएगा वो फॉल्स ही आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों केसेस में क्या, यहाँ पे क्या हुआ है, s3 को अलग मेमोरी एलोकेट हुई है, s4 को अलग मेमोरी एलोकेट हुई है, दोनों सेम लोकेशन को पॉइंट नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि s3 इज इक्वल्स टू s4 क्या आएगा, फॉल्स आएगा, ठीक है। लेकिन s3 डॉट इक्वल्स s4 तो मैंने बताया ट्रू आएगा। अब क्या s1 इज इक्वल्स टू s2 ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, तो ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि उसका आउटपुट ट्रू आता है या फॉल्स आता है, क्योंकि इस तरह से जब हम स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं तो एक स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में क्या होती है, इनको मेमोरी एलोकेट होती है। देखो पहली बार क्या हुआ, s1 को यहाँ पे ये हेलो बना, ठीक है, एक स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल है, ठीक है, और s1 जाके इसको पॉइंट करने लग गया, ओके। अब फिर से हम इसी तरह से क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या आने वाला है, देखो यहाँ पे डबल एल है, ओके। अब क्या होगा, चेक किया जाएगा कि क्या इस तरह की स्ट्रिंग ऑलरेडी इस पूल में है क्या, अगर है तो हमारा जो s2 है वो भी जाके इसी को पॉइंट करने लग सकता है। देयर इज नो गारंटी कि डेफिनेटली करेगा ही करेगा, करने लग सकता है। अब दोनों ही क्या कर रहे हैं, सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं s1 और s2, तो इनका s1 इज इक्वल्स टू s2 ट्रू भी आ सकता है और फॉल्स भी आ सकता है। तो ये डिफरेंस हो गया हमारा इक्वल्स और इक्वल्स, मतलब इक्वल्स टू और इक्वल्स के बीच में, ठीक है। अब आता है हमारा दूसरा क्वेश्चन, देखो ये थोड़ा सा ना कंट्रोवर्शियल भी बोल सकते हैं हम इस चीज को, नेम ऑफ द प्रोग्राम। हमारी जावा में, मतलब जावा का जब भी हम क्या बोला जाता है कि जिसमें मेन फंक्शन है ना, जिस क्लास में मेन फंक्शन है, आपको आपके प्रोग्राम का जो नाम है वही देना है। जैसे कि मान लिया आपने क्लास लिखी है फर्स्ट नाम से, ठीक है, अब उसके अंदर क्या है, हमारा मेन फंक्शन है, मैं psvm लिख रही हूं, आप समझ लीजिएगा ये क्या है, हमारा मेन फंक्शन है, ठीक है। अब आपके जो फाइल है उसका नाम भी क्या होना चाहिए, फर्स्ट डॉट जावा ही होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये मतलब हम बोल सकते हैं 80% तक ये बात सही है और यही बेस्ट प्रैक्टिस भी हो सकती है। लेकिन मान लिया कि मेरे प्रोग्राम में मैंने एक और क्लास दी, देखो ध्यान से समझना इस कंसेप्ट को, मैंने मेरे प्रोग्राम में एक और क्लास दी सेकंड नाम से, किस नाम से, सेकंड नाम से दी, ठीक है। और मैंने क्या किया, उस क्लास को क्या कर दिया है, पब्लिक डिक्लेयर कर दिया है, क्या कर दिया है,
पब्लिक डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है, ये क्लास क्या है, पब्लिक है। अब अगर मैंने इस क्लास को पब्लिक दिया है तो मैं डेफिनेटली इस क्लास को पब्लिक नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि देयर कैन बी ओनली वन पब्लिक क्लास इन अ प्रोग्राम। ओके, तो ये क्लास क्या हो गई, पब्लिक हो गई, ठीक है। अब रूल ये कहता है कि आपकी फाइल का नाम वही होना चाहिए जो आपकी क्लास की, जो आपके प्रोग्राम में, जो आपकी फाइल में पब्लिक क्लास का नाम है। तो आपकी पब्लिक क्लास कौन सी है इस क्लास में, इस प्रोग्राम में आपकी पब्लिक क्लास का नाम क्या है, सेकंड है। तो अब आप इसको सेव भी किस नाम से करोगे, second.java नाम से ही करोगे। अब आपको लगेगा कंपाइल कैसे होता है, क्योंकि कंपाइलेशन की देयर इज अ प्रोसेस कि क्या करता है, JVM क्लास लोडर की हेल्प से क्या करता है, क्लास को लोड करता है, ठीक है। अब क्या होता है, अब देखो ध्यान से समझना, अब अगर हम इसको कंपाइल करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, जावा सी। अब अगर हम यहाँ पे first.java नाम से इसको कंपाइल करेंगे तो एरर आ जाएगी। हमें इसको कंपाइल भी किससे करना है, second.java नाम से। क्यों, क्योंकि इसको मैंने सेव भी कैसे किया है, second.java नाम से क्या किया है, सेव किया है। तो हम इसको जब कंपाइल करेंगे तो second.java नाम से ही कंपाइल करेंगे। तो अब आपको लगेगा फिर मेन फंक्शन कैसे लोड होगा, ठीक है, क्योंकि एंट्री पॉइंट तो क्या होती है, मेन फंक्शन ही होती है। तो फिर ये कैसे रन होगा, तो जब आप इसको रन करोगे ना तो एट दैट टाइम आपको देना है जावा, और फिर जिसमें आपकी मेन फंक्शन है, जिसमें आपका मेन फंक्शन है, उस क्लास का आपको नाम देना है, ठीक है। अब ये चीज बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होती। देखो ऑल्दो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आपके जो मेन फंक्शन जिसमें है वही क्लास का, उसी क्लास का जो नाम है वही आपके प्रोग्राम का नाम भी होना चाहिए। बट इनकेस अगर आपने ऐसा कुछ किया है, आपने कोई सी और क्लास ली और उसको पब्लिक डिक्लेयर कर दिया, तो डेफिनेटली आप किसी और क्लास को पब्लिक दे ही नहीं सकते हो। तो रूल ये कहता है कि जो क्लास आपकी पब्लिक है वही क्या होना चाहिए, आपके प्रोग्राम का नाम होना चाहिए, ठीक। अब नेक्स्ट आता है आपका डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर। मतलब अगर हम किसी वेरिएबल के आगे, किसी मेथड के आगे अगर हम कुछ नहीं लगा रहे हैं, मतलब वो क्या होता है, डिफॉल्ट होता है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये होता है कि बाय डिफॉल्ट, मतलब सीधी सी बात अगर हम करें कि अगर मैंने कोई एक्सेस स्पेसिफायर नहीं बताया किसी वेरिएबल, किसी मेथड का, तो उस केस में ये माना जाता है कुछ स्टूडेंट्स के, ये बहुत ही कम स्टूडेंट्स का डाउट होता है कि बाय डिफॉल्ट वो क्या होता है, पब्लिक होता है, विजिबल एवरीवेयर। बट ऐसा नहीं होता है। अगर आपने किसी भी वेरिएबल के आगे कोई एक्सेस स्पेसिफायर, किसी भी चीज के आगे कोई एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लगाया है, तो उसे डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है, पैकेज प्रोटेक्टेड, पैकेज प्राइवेट, ठीक है। मतलब वो आपके पैकेज में कहीं पे भी विजिबल है, आउटसाइड द पैकेज वो विजिबल नहीं होता है, ठीक है ना। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड डिफॉल्ट। ओके, तो ये तो बहुत ही छोटा सा कंफ्यूजन होता है। इसके बाद में नेक्स्ट होता है कि जावा में कॉल पास बाय वैल्यू, मतलब जो वेरिएबल्स होते हैं वो पास बाय वैल्यू होते हैं या बाय रेफरेंस होते हैं। तो जावा में स्ट्रिक्टली पास बाय वैल्यू ही होते हैं। लेकिन अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को पास करते हैं तो उसका क्या होता है, रेफरेंस पास होता है। तो अगर आप उस ऑब्जेक्ट में कोई से चेंजेस कर रहे हो तो इन दैट केस वो आपको मेन फंक्शन में, जहां से आपने कॉल किया था वहां पे भी क्या होंगे, विजिबल होंगे। अदरवाइज जो प्रिमिटिव्स आप पास करते हो वो क्या होते हैं, बाय वैल्यू ही पास होते हैं। आप जो चेंजेस उस पर्टिकुलर फलाना ढिमकाना फंक्शन में करते हो वो वहीं तक विजिबल होते हैं, रिफ्लेक्ट नहीं होंगे आपके मेन फंक्शन में। लेकिन अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को पास कर रहे हो किसी फंक्शन में, तो जो चेंजेस आप करोगे वो विजिबल होंगे आपके मेन में भी एवरीवेयर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन होता है, फाइनलाइज इज द, ये मिथ है, ठीक है, फाइनलाइज इज द गार्बेज कलेक्टर। ऐसा माना जाता है कि जो फाइनलाइज होता है ना वो गार्बेज कलेक्शन का काम करता है, फाइनलाइज मेथड। ऐसा बिल्कुल नहीं। देखो गार्बेज कलेक्शन क्या होता है, जावा में जो चीजें यूज नहीं हो रही है ना उनको क्या किया जाता है, गार्बेज कलेक्टर क्या कर देता है, उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। जैसे हम लोगों ने C++ में एक डिस्ट्रक्टर करके पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी ऑब्जेक्ट्स नॉट इन यूज, जो भी यूज में नहीं है, उनको क्या कर दिया जाएगा, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, ठीक है ना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो फाइनलाइज मेथड है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ये सब करने के लिए। फाइनलाइज मेथड कॉल होता है डिस्ट्रक्शन से जस्ट पहले, ताकि आप उस मेथड में कोई भी जरूरी काम हो, कुछ फाइल रिसोर्स फ्री करने का या कुछ भी, वो आप क्या कर सको कुछ भी इंपॉर्टेंट काम। बाकी फाइनलाइज मेथड रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है गार्बेज कलेक्शन के लिए। गार्बेज कलेक्टर खुद क्या करता है, जैसे कि मान लिया कोई सा ऑब्जेक्ट है, जैसे अभी मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, ए का एक ऑब्जेक्ट बनाया है इज इक्वल्स टू न्यू, और फिर ए करके ये मैंने क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है। अब मान लिया मैंने क्या लिखा है, ओबीजे इज इक्वल्स टू नल, थोड़ी देर बाद लिख दिया मैंने ओबीजे इज इक्वल्स टू नल। मतलब अब इस वाले पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो क्रिएट हुआ था, जिसको पहले ओबीजे पॉइंट कर रहा था, अब कोई भी उसको पॉइंट नहीं कर रहा है। इसका मतलब गार्बेज कलेक्टर क्या कर सकता है, उसको डिस्ट्रक्ट कर सकता है, ठीक है ना।
इसका मतलब इस पॉइंट पे अगर आपकी क्लास में कोई सा फाइनलाइज मेथड बना हुआ है तो वो कॉल होगा, और फिर जो आपने मैसेज प्रिंट करवाना है, कुछ फाइल फ्री करवानी है, कुछ भी आपको फाइल क्लोज है, कुछ भी करवाना है वो आप वहां पे करवा सकते हो। लेकिन अगर फाइनलाइज मेथड नहीं है तो वो कॉल नहीं होगा। तो फाइनलाइज मेथड रिस्पॉन्सिबल कुल मिला के नहीं होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है इनिशियल वैल्यू वेरिएबल्स की क्या होती है, ठीक है। अब ऐसा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को कि कोई भी वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया तो उसकी इनिशियल वैल्यू जावा में 0 होती है, जबकि C++ में क्या होती है, उनकी इनिशियल वैल्यू कोई गार्बेज वैल्यू होती है। लेकिन ऐसा नहीं है। कोई इंस्टेंस वेरिएबल्स अगर हैं तो उनकी इनिशियल वैल्यू सेट की जाती है, मतलब उनको इनिशियलाइज किया जाता है अपने आप। जैसे ही कंस्ट्रक्टर बना, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा अपने आप, भले आपने बनाया नहीं बनाया, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और क्या कर देगा, उन सभी इंस्टेंस वेरिएबल्स की वैल्यू को क्या कर देगा, उन सभी इंस्टेंस वेरिएबल्स को क्या कर देगा, इनिशियलाइज कर देगा। जैसे छोटा सा एग्जांपल है, यही आपकी क्लास है ए नाम की, उसके अंदर एक है इंटीजर ए और दूसरी है आपकी स्ट्रिंग एस करके, ठीक है ना। अब जैसे ही आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो वैसे ही ये ए इनिशियलाइज हो जाएगा 0 से और ये एस इनिशियलाइज हो जाएगा नल से। इसी तरह से कोई फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है तो वो 0.0 से क्या हो जाएगी, इनिशियलाइज हो जाएगी। लेकिन मान लिया कि आपकी क्लास है जिसके अंदर क्या है आपका ये PSVM दैट इज मेन फंक्शन है, कोई सी भी क्लास है, ठीक है। ये यहाँ पे मैं क्लास बना रही हूँ कोई भी बी करके, उसके अंदर आपका मेन फंक्शन है या कोई भी और फंक्शन है, ठीक है। उसके अंदर आपने यहाँ पे लिखा इंट ए या इंट बी आपने लिखा, ठीक है। अब इस बी को प्रिंट करवाने की कोशिश करो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लोकल वेरिएबल नॉट इनिशियलाइज, एरर आ जाएगी। क्यों एरर आ जाएगी, आपको तो ये लग रहा था ना कि ये बी भी इनिशियलाइज हो गया होगा 0 से, तो ऐसा नहीं होता है। ओनली इंस्टेंस वेरिएबल इनिशियलाइज होते हैं, ये लोकल वेरिएबल्स इनिशियलाइज नहीं होते हैं, ठीक है। अब ये लास्ट वाला थोड़ा सा आपको स्टूपिड लग सकता है। जैसे ये मेन फंक्शन होता है PSVM पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, यहाँ पे हमने लिखा है स्ट्रिंग और यहाँ पे हम नॉर्मली लिखते हैं ARGS, ठीक है। अब आप किसी भी ब्लॉग में देख लीजिए, किसी भी बुक में देख लीजिए, यहाँ पे ARGS ही लिखा हुआ रहता है। अब जो बिल्कुल वो क्रीमी लेयर होते हैं, मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ जो अभी जस्ट बिगिनर्स हैं, उनकी मैं बात कर रही हूँ। तो उन स्टूडेंट को लगता है ये पत्थर की लकीर है, वी हैव टू राइट हियर ARGS ओनली, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है। ये सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स, यहाँ पे क्या है, ARGS क्या है, एक अरे ऑफ स्ट्रिंग्स है, यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है। अभी आपको